हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा प्रैक्टिस पेपर जो रिसेंटली सीबीएसई ने इशू किया था। आपसे मैं इस पेपर के 4 सेक्शन डिस्कस कर चुकी हूँ बेटा, और आज मैं डिस्कस करने लगी सेक्शन ई, जिसमें आप केस स्टडी बेस्ड और सोर्स बेस्ड पैसेज बेस्ड ऐसे क्वेश्चन फेस करेंगे। ये क्वेश्चन फेस करेंगे बेटा, और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, राइट। उसके सब पार्ट्स होंगे फर्दर, किसी में 1-1-2 मार्क्स के पार्ट्स होंगे, पार्ट्स होंगे। ओके, तो पहली केस स्टडी जो है प्रैक्टिस पेपर में, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। पोर्ट ब्लेयर, द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, is directly connected to the Chennai and Visakhapatnam via ship route। ये फिगर भी शो कर रखे है बेटा साथ के साथ। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल सिटी है, वो विशाखापट्टनम और चेन्नई से डायरेक्टली कनेक्टेड है शिप से। The ship sailed from Chennai, Visakhapatnam to Port Blair and vice versa, right? Swaraj Dweep and Shahid Dweep are two popular tourist islands in Andaman Islands। ये दो पॉपुलर आइलैंड्स हैं बेटा, ये अंडमान आइलैंड में दो ये जो छोटे आइलैंड्स हैं, स्वराज द्वीप एंड शहीद द्वीप, उसके पार्ट्स। One has to take a ferry from Port Blair to reach these islands। जो स्मॉल स्मॉल शिप्स जाती हैं इन प्लेस से, वो फेरी कहलाती है बेटा। फेरी के कह रखा है कि एक किसी भी पर्सन को अगर पोर्ट ब्लेयर से इन आइलैंड्स पे जाना है तो फेरी लेनी होती है। देयर आर फेरीज दैट सेल फ्रिक्वेंटली बिटवीन 3 आइलैंड्स, पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप एंड शहीद द्वीप। इनके बीच में आपको दिख रहा है मैप में भी फेरी फेरी फेरी, ये आपको दिख रहे हैं, ये रूट्स जाते हैं। shown below is a schematic representation of the ship routes। ship routes भी दिख रहा है और फेरी रूट्स भी दिख रहा है, ये फिगर में आपको दिख रहे हैं सभी। further, x is the set of all 5 places and y is the set of 3 places in Andaman Island। आपको मैप में दिखाया बेटा विशाखापट्टनम, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर, शहीद द्वीप एंड स्वराज द्वीप। x तो इन पांचों का सेट है, दिख रहा है आपको, चेन्नई सी से, विशाखापट्टनम वी से, पोर्ट ब्लेयर पीबी से एंड स्वराज द्वीप SW से एंड शहीद द्वीप SHD से शो कर रखा है। और वाई जो है, जो अंडमान में ही 3 प्लेसेस हैं, पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप एंड शहीद द्वीप का सेट। A relation R defined on the set X is given by R is the set of ordered pair x1 x2। There is a direct ship or direct ferry from x1 to x2। x1 से x2 में डायरेक्ट शिप और डायरेक्ट फेरी हो, उनका रिलेशन है R, ठीक है। A function f from y to x is defined by f port Blair is v, f Swaraj Dweep is pb port Blair, f of शहीद द्वीप is स्वराज द्वीप। ये इस ढंग से पर्टिकुलरली डिफाइन किया हुआ है, ये भी आपको डाटा गया हुआ एक तरीके से, इसको भी केयरफुली पढ़िए बेटा। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आर। ये ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आर हमने लिस्ट करने हैं। यहाँ पर जो भी डायरेक्टली शिप या फेरी से कनेक्टेड हैं, उनको हमने आर में लिखना है। और आप ध्यान रखिए बेटा, एरो बेशक हमें पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई दिखा रखा है, पोर्ट ब्लेयर से विशाखापट्टनम दिखा रखा है, बट लैंग्वेज में वाइस वर्सा भी बोला है, तो हमें दोनों तरफ से लेना है। चलिए आर के मेंबर्स लिखते हैं। पहले चलिए चेन्नई से ही शुरू करते हैं। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा सकता है कोई, पीबी दे रखा है पोर्ट ब्लेयर के लिए, और पोर्ट ब्लेयर से वापस भी आ सकता है, ठीक है। ये डायरेक्ट शिप कनेक्टेड है। फिर विशाखापट्टनम से कनेक्टेड है, विशाखापट्टनम टू पोर्ट ब्लेयर एंड पोर्ट ब्लेयर टू विशाखापट्टनम, ओके। देन अब फर्दर यहाँ से देखो तो पोर्ट ब्लेयर से फेरी स्वराज द्वीप में भी है, शहीद द्वीप में भी है, और इनमें आपस में भी है, और ये भी डेफिनेटली वाइस वर्सा है। तो ये हो गई बेटा पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप,
वापस स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, एक एक पर्टिकुलर लेते जाओगे तो कोई स्किप नहीं होगा। देन पोर्ट ब्लेयर से शहीद द्वीप, वापस शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर, सॉरी ये भी लिखना है, जो नोटेशन उन्होंने दी है वही यूज करेंगे बेटा हम, पोर्ट ब्लेयर। और फिर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप एंड शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप। ओके, ये हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया, 1 मार्क्स का पोर्शन था ये। लिस्ट आर फर्स्ट लिख देते हैं इसे। सेकंड में हमसे पूछा है इज द रिलेशन आर सिमेट्रिक, गिव अ वैलिड रीजन। देखो सिमेट्रिक कब होता है बेटा, जब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से कनेक्टेड हो, सेकंड फर्स्ट से कनेक्टेड हो। और वो हमने लिखते लिखते हमें पता चल गया सी पी बी से कनेक्टेड है तो पी बी सी से कनेक्टेड है। हमें यहीं से पता चल रहा बेटा, हमने लिखते लिखते वाइस वर्सा वर्ड से आया था, बट हमने यहाँ वैलिड रीजन ये नहीं लिखना वाइस वर्सा वगैरह, हमारी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसी ढंग से लिखना है। यस आर इज सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट अगर सेकंड से कनेक्टेड है तो सेकंड भी फर्स्ट से कनेक्टेड है। एज फोर x1 x2 belonging to x, if x1 x2 belongs to R, then x2 x1 also belongs to R, राइट। यही रीजन है। चेन्नई पोर्ट ब्लेयर से कनेक्टेड है तो पोर्ट ब्लेयर चेन्नई से कनेक्टेड है। विशाखापट्टनम पोर्ट ब्लेयर से कनेक्टेड है तो पोर्ट ब्लेयर विशाखापट्टनम से कनेक्टेड है। हमने सारे पेयर लिखे ही ऐसे थे कि वाइस वर्सा भी कनेक्टेड है, तो ये प्रॉपर रीजन लिखिए। ओके, नाउ ट्रांजिटिव। थर्ड पार्ट में हमसे ट्रांजिटिव पूछा, देखिए इज द रिलेशन आर ट्रांजिटिव, गिव अ वैलिड रीजन। ट्रांजिटिव कब होता है बेटा, जब फर्स्ट सेकंड से कनेक्टेड हो, फिर सेकंड फर्दर थर्ड से कनेक्टेड हो, तो फर्स्ट को थर्ड से कनेक्टेड होना चाहिए। ये तो देखिए पहला पेयर ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। चेन्नई पोर्ट ब्लेयर से, पोर्ट ब्लेयर चेन्नई से, तो चेन्नई चेन्नई से कनेक्ट होना चाहिए, वो नहीं है। ठीक है, हम इसके अलावा भी देखो वैसे भी ढूंढ सकते हैं। देखो आप यहाँ पर देख रहे हो तो पोर्ट ब्लेयर शहर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप से कनेक्टेड हैं। ठीक है, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप विशाखापट्टनम और चेन्नई से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, तो हम ऐसा भी ले सकते हैं शहीद द्वीप टू पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर टू विशाखापट्टनम, बट शहीद द्वीप टू विशाखापट्टनम नहीं। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। बिल्कुल उसको भी जो हमने पहले देखा उसको भी हम रॉन्ग नहीं कह सकते थे। नो, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। जो मर्जी एग्जाम्पल लिखते हैं बट हमें क्लियर है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। एज हम लास्ट वाला एग्जाम्पल लिख देते हैं बेटा, शहीद द्वीप पोर्ट ब्लेयर एंड पोर्ट ब्लेयर विशाखापट्टनम बिलोंग्स टू आर, बट शहीद द्वीप विशाखापट्टनम डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, और देखिए इसके 2 मार्क्स हैं। रादर इसके ऑप्शन में भी आपको दिया हुआ है कि क्या फंक्शन एफ, जो ये फंक्शन एफ दिया था, ये 1 1 on 2 है या नहीं। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। अब और पार्ट है, जरूरी नहीं है आपने जब ये कर लिया तो बिल्कुल इसको नहीं करना। हमेशा केयरफुली ऑप्शंस पढ़िए बेटा, हमेशा। देखिए 1 1 के लिए क्या होता है बेटा, एक एलिमेंट एक से कनेक्टेड होना चाहिए। पोर्ट ब्लेयर विशाखापट्टनम से कनेक्टेड है, क्या पोर्ट ब्लेयर रिपीटेड है, नो। स्वराज द्वीप पोर्ट ब्लेयर से कनेक्टेड है, क्या स्वराज द्वीप रिपीटेड है, नो। शहीद द्वीप स्वराज द्वीप से कनेक्टेड है, क्या शहीद द्वीप रिपीटेड है, नो। तो 1 1 है। ओके, 1 1 है। एफ फ्रॉम वाई टू एक्स इज 1 1। अब 1 1 का रीजन वैलिड क्या है, जो हमारी इसकी भी डेफिनेशन होती है बेटा वही लिख देंगे हम। अब y से एलिमेंट लेने 4, y1 y2 belonging to y, if y1 is not equal to y2 then fy1 is not equal to fy, राइट। दो तरीके से हम शो करते हैं ना, या तो ये लेते हैं या हम रिवर्स लेते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं
तो ये दोनों भी इक्वल। ओके, एनीवे जो भी आपको ध्यान है वो लिखे, बट 1 1 है। ऑन टू देखें बेटा, ये सेट जा रहा है एक्स में। अब आप देखो 3 डेफिनेशन दे रखी है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्स में तो 5 एलिमेंट्स है ना, कोई ना कोई एलिमेंट है ऐसा एक्स में जिसकी प्री इमेज नहीं है। विशाखापट्टनम की प्री इमेज है, पोर्ट ब्लेयर प्री इमेज है, स्वराज द्वीप प्री इमेज है। तो देखो ये 2 एलिमेंट बच गए जिनकी प्री इमेज नहीं। ओके, तो वो एफ इज नॉट ऑन टू एस फॉर सी बिलोंगिंग टू एक्स, क्योंकि एक्स हमारा कोडोमेन है। एक्स के हर एलिमेंट की ऑन टू कब कहते हैं, एक्स के और कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। बट सी बिलोंगिंग टू एक्स, for C belonging to X, there is no pre-image in Y. Okay? किसी भी एलिमेंट की कोडोमेन की अगर प्री इमेज नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। ओके, चलिए, आई होप इट इज क्लियर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। A medicinal drug administered into a human body requires some time to produce its effect on the body. The amount of a certain medicinal drug in the bloodstream at T hours after administering the drug to an individual is given by the function this. ठीक है बेटा, आप हैवी टर्म से घबरा मत जाइएगा, हमेशा केयरफुली पढ़िए। एक बार समझ नहीं आता दूसरी बार पढ़िए। एक ड्रग है कोई जो ह्यूमन बॉडी में अगर एंटर की जाती है तो अपना इफेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेती है। ठीक है, ये हमें वैसे भी पता है। अब ये दिया हुआ है साथ में बेटा यहाँ पर कि जब कोई ड्रग ब्लड स्ट्रीम में डाली जाती है किसी ह्यूमन बॉडी के, तो टी आवर्स के बाद ये फंक्शन वो फॉलो कर रही है बॉडी में ड्रग होने का। ठीक है, अब ये टी में डिफाइन किया हुआ है और टी 0 to 10 के बीच में ले रखा है। शोन बिलो इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन सी ऑन द बेस ऑफ टी इन द इंटरवल 0 to 10। ठीक है, ये दिख रहा है आपको ग्राफ। अब फर्दर इसके बेस ये क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द रेट एट विच द अमाउंट ऑफ ड्रग इज चेंजिंग in the bloodstream at 5 hours after administering the drug। आपको कहा है कि जब ड्रग आपकी ह्यूमन बॉडी में डाल दी गई तो 5 आवर्स के बाद रेट जिस पर ड्रग अमाउंट ऑफ ड्रग इज चेंजिंग वो आपको बताना है। अब ये फंक्शन के बेस पर आपकी ड्रग अंदर कैसे फ्लो हो रही है ये बताया हुआ है बेटा। तो रेट ऑफ चेंज मतलब इसका रेट ऑफ चेंज वो किसके विद रिस्पेक्ट होगा, टाइम के। ठीक है, और 5 आवर्स में कितना होगा ये बताना। ओके, सिंपल टू डू। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। पहले ये क्वेश्चन, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और हमें रेट ऑफ चेंज बताना है एट 5 आवर्स। तो सिंपली हम इसका डेरिवेटिव कर ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम। That will be minus 3t square plus 4.5 into 2 is 9t plus 54. ठीक है, that means required rate of change क्या है जो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है। ये रेट ऑफ चेंज हमसे पूछा है एट 5 आवर्स, t is equal to 5 आवर्स। तो हमें 5 यहाँ पर पुट करना है बेटा, 3 into 25 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 54। ये हो गया -75 प्लस 45 प्लस 54। ओके, 99 माइनस 75 तो ये हो गया बेटा 24। 24 और अमाउंट हमें मिलीग्राम में दिया था बेटा, तो ये हमारा यूनिट हो गए मिलीग्राम पर आवर। 24 मिलीग्राम पर आवर रेट ऑफ चेंज हो गई। सेकेंड पार्ट, show that the function Ct is strictly increasing in the interval
इंटरवल ओपन इंटरवल 3 to 4। टी हमें डिफाइन किया है बेटा 0 to 10 और हमें इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है। क्या करते हैं हम, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उससे क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं इक्वल टू 0 और उन क्रिटिकल पॉइंट से हम इस इंटरवल को डिफाइंड है फर्दर डिवाइड करते हैं और साइन चेक करते हैं। तो वही करते हैं बेटे, क्रिटिकल पॉइंट्स फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 रखेंगे, डी सी बाई डी टी इज 0। दैट मीन्स ओके, मैं यहाँ -3 कॉमन लेते हुए लिख लेती हूँ, टी स्क्वेयर माइनस 3t एंड -18 दिस शुड बी 0। अब t की वैल्यू यहाँ से क्या आ सकती है, 6 3 18 बेटा, दैट मीन्स -60 प्लस 3t। ओके, ये दो हमारी वैल्यू आ जाएंगी, t -6 एंड -3 -6 एंड t + 3। ओके, आई होप क्लियर। दैट मीन्स t आएगा बेटा -3 एंड 6। ओके, t की वैल्यू आ गई बेटा -3 6। दैट मीन्स ये जो इंटरवल है, ओके लेट मी जस्ट कंसीडर, इसको इसने फर्दर 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। 0 to 10 की बात हो रही थी सिर्फ, तो हम कहेंगे सिर्फ -3 तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, 6 सिर्फ कंसीडर करेंगे, 2 में डिवाइड कर दिया। और अब इसका साइन भी हम वेवी कर्व से देख सकते हैं बेटा, देखिए t का कोफिशिएंट पॉजिटिव, t का कोफिशिएंट पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव है, तो राइट मोस्ट यही है, इसमें नेगेटिव फर्दर इसमें पॉजिटिव। ओके, जो हमसे पूछा है पर्टिकुलर 3 to 4, 3 to 4 तो यहाँ कहीं आएगा बेटा, ये 3 ये 4, वो पॉजिटिव उसमें ही आ रहा है, दैट मीन्स उसमें इंक्रीजिंग है। एंड सी डैश टी मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 फॉर टी बिलोंगिंग टू 0 to 6। इन पर्टिकुलर फॉर टी बिलोंगिंग टू 3 to 4, वो भी तो इसी में आ रहे हैं ना। देयरफॉर सी टी इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ओके, आप बेशक आप चाहते हैं 3 to 4 के बीच में कोई पॉइंट पुट करके देख सकते हैं, आपको वेवी कर्व नहीं याद, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमारा एक ट्रेंडी मेथड कर रहे थे 3.5, देखिए ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, आप बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। आप आई मीन टू से आप सी डैश अपने माइंड में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, दिस इज ग्रेटर देन 0 जो कि 3 और 4 के बीच में है, वो भी कर सकते हैं जैसे आता है बेटा आपको। बट वेवी कर्व्स की मैं आपसे बहुत प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ, हम बहुत क्वेश्चन इसी से डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने इसी से आपको डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट्स हैं आगे फर्दर। यस, इसके ऑप्शन में भी ये पार्ट है बेटा, the amount of the drug in the bloodstream at which the action of the drug is maximum is denoted by Cmax। वो अमाउंट ड्रग का जिस पर मैक्सिमम एक्शन होगा दैट इज कॉल्ड Cmax, ये आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। हाउ लॉन्ग आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग इज Cmax अटेन, शो योर वर्क एंड गिव वैलिड रीजन। कितने टाइम के बाद ये Cmax अटेन होगा बेटा, दैट मीन्स वही आपका मैक्सिमा जो निकालते थे आप, किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव आप देख चुके हो, फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकाल के आप वैल्यूज निकाल चुके हो -3 एंड 6। ओके, उसी पर आपको सेकंड डेरिवेटिव चेक करना है, डबल डेरिवेटिव एट टी। वो अगर हम निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव आया हुआ हमारा बेटा 10 -3 इंटू टी -6 इंटू टी, या पॉलिनोमियल में ही रखिए, ये आया हुआ है, तो ये होगा -3 इंटू 2t -3, -3 कांस्टेंट है इंटू 2t -3। ओके, c डबल डैश -3 रखोगे तो ये आपका आएगा बेटा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। हमें मैक्स चाहिए तो दैट मीन्स हमें नेगेटिव चाहिए,
C डबल डैश एट 6 वो आपका नेगेटिव आएगा, 12 माइनस 3 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू 6 आवर्स पर आएगी बेटा, राइट। देयरफॉर C max will be attained after 6 hours. ओके, यही पूछा था आपसे। वैलिड रीजन भी देने को कहा है बेटा, और यही वैलिड रीजन है, हमने एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। चलिए इसका थर्ड पार्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम एट द टाइम व्हेन द इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज मैक्सिमम। इसी मैक्सिमम कब है, 6 आवर्स पर, तो इसी पर अमाउंट ऑफ ड्रग भी पूछा है, दैट मीन्स C एट 6 पूछा है। TT क्या था बेटा, ये हमसे C एट 6 पूछा है। अमाउंट ऑफ ड्रग इज C एट 6, मतलब इसमें 6 पुट कर दीजिए, -6 क्यूब प्लस 4.5 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 54 इंटू 6। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे बेटा सिंपली, -216, 36 इंटू 45, 36, 5 6 30, 5 3 15, 4 6 24, 4 3 12, 14. Okay, this is 162, डेसिमल है 4.2 में, 162 दिस इज, and 54 into 6 that will be 24, 324. तो प्लस के एक माइनस का है, सब्ट्रैक्ट कर दें बेटा, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 1 7 एंड 4 माइनस 2 2, 270 मिलीग्राम, राइट। ये क्वांटिटी हुई जो, अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, a very good case study. चलिए, आई होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। A school conducted a survey of their school staff to find their beverage preferences. Each of them picked either tea or coffee as their first preference and then with sugar or without sugar as their second preference, as shown in the below tree diagram. I think simple to understand बेटा। स्टाफ से इंफॉर्मेशन सर्वे किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है कि उनकी क्या प्रेफरेंस है, कॉफ़ी लेना चाहते हैं या टी, और फर्दर सेकंड जो बात पूछी जा रही है, विद शुगर और विदाउट शुगर, ठीक है। ये एरे से भी दिखा दिया गया, ट्री डायग्राम से भी। सम ऑफ द insights from the survey are given below. 60% of the staff prefers coffee. Okay. कॉफ़ी 60% स्टाफ पसंद करता है। 90% of those who prefer coffee prefer it with sugar. जो कॉफ़ी पसंद करते हैं उनमें से शुगर 90% with sugar लेना चाहते हैं। 20% of those who prefer tea prefer it without sugar. टी 20% विदाउट शुगर लेना चाहते हैं, जितने टी लेना चाहते हैं। तो यहाँ से एक तो रफली जो हमें यूज हो सकता है बेटा, कॉफी 60% कह रहे हैं तो डेफिनेटली 40% टी कह रहे हैं, और 90% जो कॉफी कह रहे हैं वो विद शुगर कह रहे हैं, तो 10% विदाउट शुगर कह रहे हैं, और टी 20% विदाउट शुगर कह रहे हैं तो 80% विद शुगर कह रहे हैं। ओके, ये सिंपल डाटा क्लियर है हमारे माइंड में। 60-40 कॉफी टी, कॉफी विद शुगर 90%, 10% विदाउट शुगर, टी विद शुगर 80% एंड विदाउट शुगर 20%। ओके, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। What is the probability that a person selected randomly from the staff prefers a beverage with sugar? Show your step. देखिए फर्स्ट एक्टिविटी थी कॉफी और टी चूज करना, ठीक है। आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आपको बेस थ्योरम, टोटल थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये सब जो यूज कराई है आपको इवेंट्स एक्टिविटी बेस मैंने कहा है। एक्टिविटी ध्यान रखिए, पहली एक्टिविटी के आउटकम्स कॉफी चूज करते हैं या टी चूज करते हैं, ठीक है। सेकंड की आउटकम विदाउट शुगर या विद शुगर। अब ये सेकंड एक्टिविटी की एक तरीके से प्रोबेबिलिटी पूछी है, जिसमें आपको श्योरिटी कही है कि विद शुगर आपने बताना है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी।
राइट। लेकिन इवेंट्स आपके पास होनी चाहिए पहले। ओके, लेट द इवेंट्स बी। इवेंट्स हम एज्यूम कर लेते हैं 2 मार्क्स का है बेटा, लिख दीजिए बिल्कुल इसको प्रॉपर। लेट द इवेंट्स बी। ओके, हम ए बी ले लेते हैं, टी एंड कॉफी। पर्सन प्रेफर्स कॉफी। पर्सन प्रेफर्स, जो भी रेंडमली सिलेक्टेड पर्सन है वो क्या प्रेफर करता है, इसके बेस पर हम चूज कर रहे हैं। ए कॉफी, बी टी। ओके, सी हम चूज कर लेते हैं पर्सन प्रेफर्स विद शुगर। अब विद शुगर ही कहा है हमें, हमें कहीं ये नहीं कहा, हमें कहीं ये नहीं कहा कि कॉफी वाला या टी वाला, अदरवाइज तो हमें पता था। ठीक है, पर्सन प्रेफर्स विद शुगर। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है हम सीधा यही लिख लेंगे बेटा, जो जो हमें चाहिए होती है। प्रोबेबिलिटी सी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं बेटा। पर्सन चूजेस कॉफी एंड पर्सन चूजेस विथ शुगर कॉफी, राइट। यही हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस पर्सन चूजेस टी एंड पर्सन चूजेस विथ शुगर if he chooses tea, given that he chooses tea. Okay, theorem of total probability, by theorem of total probability। हम इस टाइप के क्वेश्चंस में दो ही थ्योरम हमारी यूज होती है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तो यहाँ यूज हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटे, प्रोबेबिलिटी हमारा क्या था, टी ध्यान कर लीजिए, 60% कॉफी 40% टी, और कॉफी में भी विद शुगर 90, विदाउट शुगर 10, टी में विद शुगर 80, विदाउट शुगर 20। ठीक है, आई रिमेम्बर इट वेरी। ओके, आपने चेक करना हो चेक कर लीजिए बेशक एक बार। तो ये परसेंट में दे रखा है, दैट मीन्स आउट ऑफ 100 इतना है बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चूजिंग द कॉफी क्या हो गया, आउट ऑफ 100 60 है, प्रोबेबिलिटी लिखनी है ये। ठीक है, 60 आउट ऑफ 100 इंटू, अब विद शुगर की बात हो रही है तो 90 आउट ऑफ 100, प्लस टी 40% लेता है बेटा, तो 40 आउट ऑफ 100, और टी में भी विद शुगर 80% लेते हैं तो 80 आउट ऑफ 100। ओके, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका देखिए 0 0 सब में कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो गया 54 32 डिवाइडेड बाय 100, और आपसे प्रोबेबिलिटी ही पूछी है, हम एस सच ही रहने देंगे। 86 डिवाइडेड बाय 100, इसको यस कैंसिल कर सकते हैं जितना वो कर देते हैं हम। 2 4 जा 2 3 जा 2 5 जा 0 जा, 43/50 हो गई प्रोबेबिलिटी हमारी। ओके, तो आपको अगर थ्योरम्स अच्छे से याद है बिल्कुल इजीली हो जाएगा बेटा ये। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन फ्रॉम द स्टाफ सिलेक्टेड एट रैंडम प्रेफर्स कॉफी given that it is without sugar, given that it is without sugar। देखिए विद शुगर हमने सी माना था, अब यहाँ पर विदाउट शुगर में पूछा है तो हम इवेंट विदाउट शुगर भी मान लेते हैं। लेट टी इज द इवेंट पर्सन प्रेफर्स विदाउट शुगर। अब यहाँ पर आपको आई थिंक एक बार दोबारा लैंग्वेज पढ़ते हैं बेटा, क्लियर होना चाहिए कौन सी थ्योरम यूज हो रही है। रैंडम प्रेफर्स कॉफी गिवन दैट इट इज विदाउट शुगर, कॉफी हमने माना ए सेट, गिवन दैट इट इज विदाउट शुगर, ए गिवन डी, दैट मीन्स बेस थ्योरम यूज हो रही है बेटा, बेस थ्योरम। ठीक है, पहली एक्टिविटी की आउटकम्स ए बी थी, कॉफी टी। दूसरी की आउटकम सी डी थी, विद शुगर विदाउट शुगर। पहले क्वेश्चन में हमसे, अब यही चीज इन क्वेश्चन में केयरफुली ध्यान रखनी है बेटा, अदरवाइज जनरली होते हैं तो क्या होता है वही वाला चलता है। अभी यहाँ विदाउट शुगर का पूछा है। ठीक है, तो हमसे जो पूछी है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ही लिख देते हैं हम।
दैट इज प्रोबेबिलिटी ए गिवन डी। प्रोबेबिलिटी ए गिवन डी क्या हो गया बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए, राइट, डिवाइडेड बाय सेम प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन है। आपको जैसे भी बेस थ्योरम ध्यान है बेटा, आपको बिल्कुल ये मैंने क्विक हिंट्स हमारे अपने माइंड से बनते हैं ये बेटा, जैसे भी आपने किया है प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी डी गिवन ए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ये फर्दर हो गया बी, प्रोबेबिलिटी डी गिवन बी। बस ये हमने अब प्रोबेबिलिटीज लिखनी है बेटा। अगेन सेम चार्ट हमने ध्यान रखना है। कॉफी टी हमने किया 60-40, कॉफी में फर्दर टी वाले 90, सॉरी शुगर वाले 90, विदाउट शुगर वाले 10, टी में शुगर वाले 80, विदाउट शुगर वाले 20। तो यहीं से हमने प्रोबेबिलिटी लिखनी है बेटा 60/100, विदाउट शुगर 10/100, कॉफी में विदाउट शुगर। और सेम आपका डेनोमिनेटर में आ गया ये फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट हो गया टी चूज कर रहे हैं 40%, 40 आउट ऑफ 100, एंड टी में भी विदाउट शुगर 20 आउट ऑफ 100। बस ये क्या हो गया बेटा, डेनोमिनेटर सबके सेम रखे हुआ हमने 600, इसका न्यूमरेटर ले लिया 16 × 10, 600 यही है, और 40 × 80 800। तो ये हमारा सिंपली हो गया 600 डिवाइडेड बाय 1400, ये हमारा हो गया 3/7। तो ये प्रोबेबिलिटी पूछी थी हमसे बेटा। आई होप क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छा पेपर है ये भी बेटा डिस्कस करने को, बट कुछ कुछ क्वेश्चन नो डाउट आपको लगेंगे थोड़ा लेंदी या थोड़ा सा टिपिकल, बट डोंट वरी बेटा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस तो जितनी की जाए मैथ्स में कम है, बट अपनी प्रैक्टिस पे कॉन्फिडेंस रखिए। आपको अनफेमिलियर क्वेश्चन भी बिल्कुल आप फेस कर सकते हैं अगर आपकी बेसिक नॉलेज स्ट्रांग है, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है। ओके, चलिए ऑलवेज ट्राई टू डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट।